हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग C++ प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग समझेंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक प्रोग्रामिंग किया था और उसके स्ट्रक्चर के बारे में समझे थे। आज हम उसी प्रोग्रामिंग को लेकर के उस प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चर को डिटेलिंग करेंगे, यानी कि और भी अच्छी तरह से समझेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमारा प्रोग्रामिंग था कि एक आपको प्रोग्राम लिखना है जिसमें कि आपको मैसेज डिस्प्ले करवाना था हेलो वर्ल्ड, और नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना था वेलकम टू C++ प्रोग्रामिंग। तो इस मैसेज को डिस्प्ले करवाने के लिए C++ में इस तरह से प्रोग्रामिंग किया गया था। तो चलिए इसे एक बार और अच्छी तरह से समझते हैं। तो सबसे पहला लाइन था हमारा हैश इंक्लूड iostream.h। सबसे पहले क्या आ रहा है आपका हैश इंक्लूड, नीचे में भी आपका हैश इंक्लूड आ रहा है conio.h। तो सबसे पहले हम लोग हैश इंक्लूड को समझते हैं। हैश इंक्लूड, यहां पे सिर्फ हैश जो आपको दिख रहा है साइन, उसे पाउंड साइन भी बोला जाता है और इसे इंक्लूड के साथ लिखा जाता है। तो हैश इंक्लूड को प्री प्रोसेसर बोला जाता है। प्री का मतलब पहले, प्रोसेसर का मतलब काम करने वाला। तो चलिए देखते हैं ये क्या काम करता है। लिखा हुआ है द प्री प्रोसेसर इज द पार्ट ऑफ द कंपाइलर विच एक्चुअली गेट्स योर प्रोग्राम फ्रॉम द फाइल। यानी कि प्री प्रोसेसर कंपाइलर का पार्ट होता है जो किसी भी प्रोग्राम को फाइल से प्राप्त करता है। तो आखिर ये हैश इंक्लूड का काम क्या है? तो कंपाइलर का एक पार्ट है जो किसी भी प्रोग्राम को फाइल से प्राप्त करता है। तो कौन सा फाइल? तो अगर आप देख रहे हैं ये हमेशा हैश इंक्लूड किसके साथ अटैच है? तो हेडर फाइल के साथ अटैच है। जब हम हेडर फाइल के बारे में समझेंगे तो और भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि हैश इंक्लूड क्यों लिखा जाता है। इंक्लूड का मतलब प्रयोग करना। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हेडर फाइल के बारे में समझते हैं, तो और भी अच्छी तरह से हम लोग हैश इंक्लूड के बारे में समझ पाएंगे। तो हेडर फाइल इज अ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल होता है। क्या होता है? हेडर फाइल एक तरह का स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल होता है। तो यहां पे हेडर फाइल कौन कौन सा है? तो iostream.h और conio.h। तो इसे पहचाना कैसे गया कि ये हेडर फाइल है? देखिए लास्ट में आपका .h है। क्या है? .h। इसी वजह से यहां पे देखिएगा एक्सटेंशन नेम क्या है यहाँ पे? .h। यानी कि जिसके भी लास्ट में आपका .h मिलेगा वो आपका कौन सा होगा? हेडर फाइल हो गया। तो अब हम इसे समझ पाए कि हेडर फाइल कैसे समझ पाएंगे, कौन कौन सा हमारा हेडर फाइल है। अब देखिए क्या लाइन था सबसे पहले, हेडर फाइल इज अ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल। यानी कि लाइब्रेरी का मतलब आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सारा चीज, जैसे कि बुक लाइब्रेरी, यानी कि बहुत सारे बुक होंगे। तो यहाँ पे क्या बोला गया? लाइब्रेरी फाइल, यानी कि ऐसा लाइब्रेरी जिसमें बहुत सारा फाइल हो। तो इस फाइल के अंदर क्या होता है, चलिए इसे भी एक बार और समझते हैं। लिखा हुआ है यहां पे इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी दैट कंटेन फाइल स्टोरिंग टू द स्टैंडर्ड फंक्शन। यानी इस फाइल के अंदर आपका स्टैंडर्ड फंक्शन होता है। अब समझिए फंक्शन भी दो तरीके के होते हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड फंक्शन और दूसरा होता है बिल्ट इन फंक्शन। स्टैंडर्ड फंक्शन के बारे में कंपाइलर को पहले से पता होता है, यानी कि ये प्री डिफाइंड होता है, जिसका मतलब पहले से कंपाइलर को पता होता है। लेकिन बिल्ट इन फंक्शन यूजर के द्वारा बनाया जाता है। तो यहां पे बोला जा रहा है बिल्ट इन फंक्शन को इस फाइल के यानी हेडर फाइल के अंतर्गत नहीं होगा, क्योंकि ये यूजर के द्वारा बनाया जा रहा है। तो सिर्फ इस हेडर फाइल के अंतर्गत आपका कौन सा होगा? स्टैंडर्ड फंक्शन। तो इस हेडर फाइल के अंदर कौन सा होता है? स्टैंडर्ड फंक्शन होता है स्टोर। अब समझने वाली बात यह है कि आखिर कौन से हेडर फाइल के अंदर कौन कौन सा हमारा फंक्शन होगा। अब इसे समझने के लिए और भी डिटेलिंग में हम लोग जाते हैं। यानी कि हर एक हेडर फाइल, जितने भी हेडर फाइल होंगे, अभी हम लोग यहाँ पे मात्र दो हेडर फाइल का यूज कर रहे हैं, जैसे iostream.h और conio.h, इस दो हेडर फाइल का यूज कर रहे हैं। तो इस दो हेडर फाइल में अपना अलग अलग फंक्शन होगा, किसी में ऑब्जेक्ट होगा। तो देखिएगा मेन मेरा प्रोग्रामिंग यहां पे है,
जैसे आपको बताए थे कि मेन फंक्शन ही हमारा प्रोग्राम को रन करवाता है, तो इसके अंदर बहुत सारे हम लोग फंक्शन को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि CLR SCR फंक्शन, गेट CH फंक्शन, सी आउट। तो यहाँ पे जो आपको बोला जा रहा है, तो ये सब जो फंक्शन जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो किसी ना किसी हेडर फाइल के अंदर होगा। ठीक है, अब समझने वाली बात ये है कि आखिर हम लोग इस हेडर फाइल का यूज क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो सी आउट होता है वो सी आउट किस हेडर फाइल के अंतर्गत आता है, तो iostream.h, यानी कि इस प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, सी आउट। तो हम लोग क्या लिख दिए ऊपर में, iostream.h, यानी कि किसी भी फंक्शन को यूज करने के लिए उस हेडर फाइल को ऊपर में लिखना जरूरी है, और उस हेडर फाइल का प्रयोग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हैश इंक्लूड का यूज करते हैं। तो अब आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आ गया कि हैश इंक्लूड का यूज क्यों किया जाता है। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, किसी भी फंक्शन को यूज करने के लिए हेडर फाइल का लिखना जरूरी होता है, और उस हेडर फाइल को प्रयोग करने के लिए हैश इंक्लूड लिखना जरूरी है। तो यहां पे बोला गया है कि इस मेन फंक्शन में हम सी आउट यूज किए हैं, तो सी आउट जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो किस हेडर फाइल के अंतर्गत आ रहा है, तो iostream.h, और CLR SCR गेट CH ये दोनों जो हमारा फंक्शन है वो किस हेडर फाइल के अंतर्गत आ रहा है, तो conio.h, यानी कि इस हेडर फाइल के अंतर्गत आ रहा है। इसी वजह से हम यहां पे दो हेडर फाइल का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया कि यानी कि जो भी हम लोग फंक्शन यूज करेंगे वो जिस भी हेडर फाइल के अंतर्गत आएगा उसे हम ऊपर मेंशन जरूर करेंगे। अगर हम मेंशन नहीं करते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग, यहां पे हम CLR SCR और गेट CH यूज किए हैं, जो कि किसके अंतर्गत आता है, तो conio.h के अंतर्गत आता है। हम इसे लिखे हैं लेकिन इस हेडर फाइल को नहीं लिखे हैं, तो उसे जब हम रन करवाएंगे तो वो प्रोटोटाइप एरर बोलेगा, यानी कि हमारा प्रोग्रामिंग गलत बोलेगा कि आपका प्रोग्रामिंग जो है वो गलत है। तो वो किस टाइप का एरर होगा, तो प्रोटोटाइप, यानी कि हेडर फाइल को एक और नाम से जाना जाता है प्रोटोटाइप। यानी कि अगर आप जो फंक्शन यूज कर रहे हैं और जो हमारा फंक्शन है वो किसी हेडर फाइल के अंदर होगा, तो उस हेडर फाइल को अगर आप मेंशन नहीं कर रहे हैं तो उस समय प्रोटोटाइप एरर होगा। यानी कि हमें समझ में आ गया यहां पे कि जो भी हम लोग फंक्शन यूज करेंगे तो उस हेडर फाइल को ऊपर मेंशन करना जरूरी है। चलिए देख रहे हैं एक्सटेंशन नेम क्या है हमारा, .h। अभी जस्ट समझे हम लोग, जो भी हम लोग हेडर फाइल यूज कर रहे हैं तो उसे पहचाना कैसे जाएगा, .h लास्ट में जरूर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हेडर फाइल इज ऑलवेज रिटन स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि हेडर फाइल हमेशा कहां लिखा जाता है, प्रोग्रामिंग के स्टार्टिंग में। तो इसका मतलब समझिए, ये आपका प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं होता है, ये एक तरह का इंस्ट्रक्शन देता है, किसको, तो कंपाइलर को। तो इसी वजह से हमेशा हेडर फाइल क्या होता, ऊपर लिखा हुआ रहेगा। तो मेन मेरा प्रोग्रामिंग कहां पे है, मेन मेरा प्रोग्रामिंग देखिएगा मेन फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन है कि क्या हो रहा है, जो कि कंपाइलर को बताएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हैश इंक्लूड क्यों लिखा जाता है और हेडर फाइल क्यों लिखा जाता है। तो अब एक बार और समझ लीजिए, हेडर फाइल एक तरह का फाइल होता है जिसके अंतर्गत आपका स्टैंडर्ड फंक्शन होता है। तो अगर आप फंक्शन को यूज करना चाहते हैं तो उस हेडर फाइल को ऊपर जरूर लिखिए, और उस हेडर फाइल का प्रयोग करने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हैश इंक्लूड। ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग जब भी हेडर फाइल को लिखते हैं तो एंगुलर ब्रैकेट को जरूर लिख रहे हैं, यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं, टैग भी बोलते हैं। तो चलिए अब हम और भी डिफरेंट टाइप के हेडर फाइल को देखते हैं, साथ ही साथ उसके फंक्शन को भी देखते हैं। तो अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट हेडर फाइल के बारे में समझेंगे, साथ ही साथ उसके फंक्शन को भी समझते हुए चलेंगे, जो आगे जाकर के प्रोग्रामिंग में हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए यहां पे बहुत सारे हेडर फाइल हैं, जैसे कि iostream.h, conio.h, studio.h, mat.h, iomanic.h।
तो हेडर फाइल को पहचानने का बहुत ही सिंपल तरीका है, लास्ट में देखिएगा सभी में आपको .h मिल रहा है, तो ये सभी के सभी आपके क्या हैं, हेडर फाइल है। तो सबसे पहला हमारा कौन सा है, तो iostream.h, इसे क्या बोला जाता है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, यानी कि आई स्ट्रीम और दूसरा ओ स्ट्रीम, यानी कि इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम। यानी कि प्रोग्रामिंग में अगर आपका इनपुट आउटपुट करवाना हो तो हम लोग किसका यूज करते हैं, iostream.h। यानी कि ज्यादातर आप प्रोग्रामिंग देखिएगा सभी में आपका iostream.h जरूर मिलेगा। जैसे कि इस प्रोग्रामिंग में हम iostream.h लिखे हैं क्योंकि हमें हर एक प्रोग्रामिंग में कुछ ना कुछ रिजल्ट को शो करवाना ही है, यानी इसमें हम सी आउट का यूज करेंगे ही, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे iostream.h लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि iostream.h जो लिखे हैं उसमें हम देखिएगा सी आउट यूज किए हैं। तो सी आउट किस वजह से किया जाता था यूज, तो डिस्प्ले करवाने के लिए कोई मैसेज या कोई भी रिजल्ट को। तो ये इसी वजह से क्या बोला गया कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, यानी कि इनपुट आउटपुट करवाना हो तो हम लोग किस हेडर फाइल का यूज करते हैं, iostream.h, और इसके अंदर जितने भी फंक्शन होंगे वो क्या करता है, आपका इनपुट और आउटपुट। जैसे कि गेट फंक्शन, पुट फंक्शन, इसका भी काम क्या होता है, इनपुट आउटपुट करवाने का। जैसे यहाँ पे सी आउट और सी इन जो आपको दिख रहा है वो एक तरह का ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखिएगा, सी आउट और सी इन क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और सी आउट का यूज किसी भी प्रोग्राम में मैसेज को डिस्प्ले करवाना हो या किसी भी रिजल्ट को डिस्प्ले करवाना हो तो हम लोग किसका यूज करते हैं, सी आउट का यूज करते हैं। और सी इन का यूज किसी भी वैल्यू को एक्सेप्ट करवाना होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, सी इन, यानी कि आउटपुट के लिए और ये इनपुट के लिए। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो आपको नोट्स जब हम आपको देंगे तो हर एक हेडर फाइल का आपको उसके नीचे फंक्शन लिखा हुआ मिलेगा। अभी टाइम कम है इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ही कम फंक्शन के बारे में समझ रहे हैं, जो ज्यादातर आपका यूज होगा उसी फंक्शन को हम लोग अभी डील कर रहे हैं। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं conio.h। तो conio.h यानी कि डॉस कंसोल इनपुट एंड आउटपुट। डॉस कंसोल यानी कि समझिए कि जब भी हम किसी भी प्रोग्राम को रन करवाते हैं तो आपका एक ब्लैक कलर का स्क्रीन आता है, तो उसे ही बोला जाता है डॉस कंसोल। यानी कि जब भी हम किसी प्रोग्राम को रन करवाएंगे तो हमको वही ब्लैक वाले स्क्रीन में ही रिजल्ट दिखेगा। तो उस पे जो भी हमारा काम होता है वो किस में होता है, conio.h में। जैसे यहाँ पे हम लोग conio.h लिखे हैं हेडर फाइल, तो इस हेडर फाइल में कौन कौन से फंक्शन हम लोग यूज कर रहे थे, clr, scr और getch, दिख रहा है ना। तो clr, scr का हम लोग यूज बताए थे कि स्क्रीन को क्लियर करता है, वो किस में हो रहा है, तो हमारा डॉस कंसोल में हो रहा है। getch प्रोग्राम को होल्ड करवाता है, तो प्रोग्राम को होल्ड करवाने का मतलब आउटपुट का जो दिख रहा है, यानी कि लास्ट में जो आउटपुट आ रहा है ब्लैक कलर के स्क्रीन में, उसको रोकने का काम कर रहा है कौन सा फंक्शन, तो getch। तो ये दोनों का दोनों क्या हो रहा है, कंसोल पे काम कर रहा है। इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, conio.h किस में काम करता है, तो डॉस कंसोल इनपुट आउटपुट में। तो आपको समझ में आ गया होगा clr, scr फंक्शन और getch फंक्शन। उसी तरह से आपका cgets होता है, और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट है हमारा studio.h, जिसे किस नाम से जाना जाता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। यानी कि किसी भी प्रोग्रामिंग में अगर आपका इनपुट आउटपुट करना हो तो हम इस हेडर फाइल का यूज कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं, तो कौन कौन सा फंक्शन है, जैसे कि scanf फंक्शन, किसी भी वैल्यू को एक्सेप्ट करवाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, scanf फंक्शन का यूज करते हैं। printf फंक्शन, तो printf फंक्शन का यूज किसी भी मैसेज को डिस्प्ले करवाना हो या किसी रिजल्ट को डिस्प्ले करवाना हो तो हम लोग printf फंक्शन का यूज करते हैं। रिमूव फंक्शन, तो इसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं studio.h हेडर फाइल के अंतर्गत। अब हमारा नेक्स्ट है math.h। math.h हेडर फाइल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि आगे जाकर के जब आप प्रोग्रामिंग करिएगा तो math.h जो हेडर फाइल है वो बहुत बार यूज करिएगा। यानी इसके अंतर्गत बहुत सारे फंक्शन है, तो उन फंक्शन में से किसी एक फंक्शन को आप हमेशा कैलकुलेशन करने में यूज करेंगे। तो देखा जा रहा है मैथ, नाम से ही समझ में आ रहा है, यानी कि ये जो हेडर फाइल है वो आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने वाला फंक्शन होगा इसमें। जैसे कि साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टेन फंक्शन।
पावर फंक्शन, जैसे कि अगर आप किसी वैल्यू का पावर निकालना चाहते हैं तो पावर फंक्शन का यूज करेंगे, लॉग वैल्यू निकालना चाहते हैं तो लॉग फंक्शन, स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं तो एसक्यूआरटी फंक्शन का यूज करते हैं। तो इसमें बहुत सारे फंक्शन होंगे, यानी कि जब भी आप किसी भी प्रोग्रामिंग में इन फंक्शन का यूज कर रहे होते हैं या इसके अलावा भी अगर आप कोई भी फंक्शन का यूज करेंगे तो जो फंक्शन जिस हेडर फाइल का होगा तो उस हेडर फाइल को जरूर ऊपर मेंशन करिएगा, तब जाकर के उस फंक्शन को नीचे प्रोग्रामिंग में लिखेगा। अगर आप नहीं लिखते हैं तो हम आपको बताए हैं, अगर आप सिर्फ फंक्शन को लिख रहे हैं ऊपर हेडर फाइल को नहीं लिख रहे हैं तो उस प्रोग्रामिंग में आपका प्रोटोटाइप एरर आएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं iomanip.h, यानी iomanip यानी कि इनपुट आउटपुट मैनिपुलेशन, जिसमें कौन कौन से फंक्शन आ रहे हैं, सेट w फंक्शन, डेक फंक्शन, इंड s फंक्शन। तो इसमें और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि सेट w फंक्शन क्या करता है, विड्थ को सेट करता है, यानी जो भी हमारा कैरेक्टर वो कितना स्पेस छोड़ेगा वो हमारा कौन देख रहा है, तो सेट w फंक्शन देखेगा। तो चलिए और भी हम लोग हेडर फाइल और उसके फंक्शन के बारे में समझते हैं। नेक्स्ट है हमारा ctype.h। ctype.h हेडर फाइल कैरेक्टर मैनिपुलेशन में यूज किया जाता है। तो इसमें कौन कौन से फंक्शन है, जैसे कि टू लोअर फंक्शन, इज लोअर फंक्शन, टू अपर फंक्शन और इज अपर फंक्शन। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन मेनली यहाँ पे हम 4 फंक्शन को लिखे हैं। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, यानी कि आपको बताना है डिफरेंस कि टू लोअर फंक्शन और इज लोअर फंक्शन में क्या डिफरेंस है, टू अपर फंक्शन और इज अपर फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए इसे हम समझते हैं। टू लोअर फंक्शन किसी भी कैरेक्टर को कन्वर्ट करता है किसमें, लोअर केस में, और इज लोअर क्या करता है, वो चेक करता है कि जो हमारा कैरेक्टर है वो लोअर केस में है या नहीं है। नेक्स्ट है हमारा टू अपर। टू अपर का मतलब ये कन्वर्ट करता है किसमें, तो अपर केस में, और इज अपर ये चेक करता है आपका कि कैरेक्टर अपर केस में है या नहीं है। यानी कि जहां पे आपको टू आ रहा है वो क्या करने के लिए हो रहा है, कन्वर्ट करने के लिए हो रहा है, और इज क्या कर रहा है, चेक करने के लिए हो रहा है। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से इसे याद भी कर सकते हैं। तो एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो आराम से आप इसे डिफाइन कर सकते हैं कि टू जहां पे है, यानी कि टू लोअर क्या करता है, तो आपका कन्वर्ट करता है लोअर केस में कैरेक्टर को, और इज लोअर चेक करता है कैरेक्टर को कि वो आपका लोअर केस में है या नहीं। टू अपर क्या करता है, कन्वर्ट करता है अपर केस में कैरेक्टर को, और इज अपर आपका क्या करता है, चेक करता है कि कैरेक्टर आपका अपर केस में है या नहीं है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट stdlib.h हेडर फाइल को देखते हैं। तो ये क्या काम कर रहा है, तो इसका काम होता है कन्वर्जन करने के लिए, सर्च करने के लिए, सॉर्ट करने के लिए। इसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि एबीएस फंक्शन, ये एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए यूज में आता है। देखिएगा ये जो आपको चारों दिख रहा है ये आपका कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग को इंटीजर में, लॉन्ग में, डबल में, फ्लोट में। लास्ट में जो आपका जो कैरेक्टर है उससे आपको समझ में आ जाएगा, जैसे लिखा हुआ ATOI, यानी कि ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है स्ट्रिंग टू इंटीजर। ATOL यानी कि ये कन्वर्ट कर रहा है स्ट्रिंग टू लॉन्ग। ATOD यानी कि ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है स्ट्रिंग टू डबल। और ATOF यानी कि ये क्या कर रहा है, आपका कन्वर्ट करेगा स्ट्रिंग को किसमें, तो फ्लोट में कन्वर्ट करेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं stdlib.h में। तो ये सब सारे के सारे क्या थे, आपके हेडर फाइल थे और उसके इंपॉर्टेंट कुछ फंक्शन। तो एक बात और ध्यान रखिएगा जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं, यानी किसी भी प्रोग्रामिंग में अगर आप जो फंक्शन यूज कर रहे हैं और उस फंक्शन जिस हेडर फाइल के अंतर्गत आता है तो उस हेडर फाइल को ऊपर, प्रोग्रामिंग के ऊपर जरूर मेंशन करिएगा। अगर आप मेंशन नहीं करते हैं हेडर फाइल को तो वो प्रोटोटाइप एरर माना जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। हेडर फाइल के बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है void main। तो मेन फंक्शन से पहले हमारा क्या लिखा हुआ है, void। तो सबसे पहले हम उसे समझते हैं कि void क्या होता है। void एक तरह का कीवर्ड होता है जो कि रिटर्न डाटा टाइप होता है। तो चलिए समझते हैं रिटर्न डाटा टाइप क्या है। यानी देखिए जब भी हम मेन फंक्शन लिखते हैं तो मेन फंक्शन कुछ ना कुछ जरूर रिटर्न करेगा।
तो हम यहाँ पे void के जगह पे int भी लिख सकते हैं, और int भी हमारा क्या होता है, रिटर्न डाटा टाइप होता है। लेकिन जब हम int यहां लिखेंगे तो नीचे में आपको रिटर्न और उसके बगल में इंटीजर वैल्यू जरूर मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, void। तो void क्या होता है, एम्प्टी सेट ऑफ वैल्यू होता है, यानी कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। इसी वजह से नीचे में यहाँ पे रिटर्न लिखने का कोई जरूरत नहीं है। क्या बोले, void क्या होता है, एम्प्टी सेट ऑफ वैल्यू होता है जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। इसी वजह से ये नॉन रिटर्न फंक्शन भी बोला जाता है void को। यानी हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्या कि सर क्या डायरेक्ट हम मेन फंक्शन लिख सकते हैं। अगर आप सिर्फ मेन फंक्शन लिखते हैं और रिटर्न डाटा टाइप कुछ भी नहीं लिखते हैं तो वो हमारा क्या होगा, प्रोग्राम एरर होगा। आप चाहे तो void लिख सकते हैं, नहीं तो फिर int लिख सकते हैं। अगर int लिखेंगे तो नीचे में रिटर्न और उसके बगल में इंटीजर वैल्यू मेंशन करना पड़ेगा। हम क्या लिखे यहाँ पे, void, और void क्या बोले थे, void एम्प्टी सेट ऑफ वैल्यू होता है जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। तो चलिए इसे और भी अच्छी तरह से समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, कीवर्ड void means that the function does not return any information to the operating system। यानी कि void एक तरह का क्या है, कीवर्ड होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ भी इंफॉर्मेशन को रिटर्न नहीं करता है। मतलब कि void ऑपरेटिंग सिस्टम से अटैच ना होकर के वो कैसे मेमोरी से ही क्या हो जा रहा है, रिटर्न हो जा रहा है। इसी वजह से इसे नॉन रिटर्निंग फंक्शन भी बोला जाता है, यानी कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ज्यादातर बुक में आपका मेन फंक्शन के आगे int मिलता है, तो ज्यादातर यहाँ पे int भी यूज किया जाता है। अगर आप टर्बो C++ सॉफ्टवेयर के अलावा और कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो उसमें मेन फंक्शन के आगे आप int लिखा हुआ आपको मिलेगा, या आप int भी यूज कर सकते हैं। अगर आप int यूज करिएगा तो नीचे में आप रिटर्न के बगल में कुछ ना कुछ इंटीजर वैल्यू जरूर मेंशन करिएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा void क्या होता है, एक तरह का कीवर्ड होता है, और रिटर्न डाटा टाइप होता है जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। तो चलिए आगे देखते हैं हमारा क्या है, मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन किसी भी प्रोग्रामिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। यानी कि अगर किसी भी प्रोग्रामिंग में अगर आपका मेन फंक्शन नहीं लिखा हुआ है तो वो मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं करता है। यानी कि देखा यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है क्या, एग्जीक्यूट द प्रोग्राम या रन द प्रोग्राम। यानी कि मेन फंक्शन के अंदर जो भी चीज लिखा हुआ रहेगा कंपाइलर उसे ही क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। और मेन फंक्शन एक तरह का यूजर डिफाइन होता है, यानी कि मेन फंक्शन के अंदर यूजर क्या करता है, कोडिंग करता है। जैसे कि यहाँ पे एक छोटा कोडिंग है, आप लंबा भी कोडिंग कर सकते हैं यहाँ पे। यानी कि ये लंबा कोडिंग भी रहेगा तो कंपाइलर क्या करेगा, उसे ही क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि रन करेगा। देखिएगा मेन फंक्शन यानी कि ब्रेसेस ओपन है और ये क्या आपका ब्रेसेस क्लोज, तो इसके अंदर जो भी हमारा प्रोग्रामिंग लिखा हुआ रहेगा कंपाइलर सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, उसे ही एग्जीक्यूट करता है। जैसे कि ऊपर में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आपका हेडर फाइल है, तो हेडर फाइल किसी भी प्रोग्राम का पार्ट नहीं होता है, वो एक तरह का इंस्ट्रक्शन होता है जो कि कंपाइलर को बताता है कि क्या करना है और कौन सा हम फंक्शन यूज कर रहे हैं। यानी कि मेन फंक्शन ही हमारा क्या करता है, प्रोग्राम को रन करवाता है। और मेन फंक्शन को ओपन करने के लिए आप देखिएगा ओपन ब्रेसेस और क्लोज करने के लिए आपका क्या है, क्लोज ब्रेसेस है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट द एग्जीक्यूशन। यानी कि अगर आपका कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा है एग्जीक्यूशन के लिए तो वो मेन फंक्शन से ही क्या होता है, आपका स्टार्ट होता है एग्जीक्यूशन। जैसे कि अभी हम आपको बताएं कि मेन फंक्शन ही क्या करता है, आपका प्रोग्राम को रन करवाता है। तो जैसे ही मेन फंक्शन आपका स्टार्ट होगा मेरा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, रन होना स्टार्ट हो जाएगा। और किसी भी प्रोग्राम में अगर आपका मेन फंक्शन नहीं लिखा हुआ है तो वो मेरा प्रोग्राम रन नहीं करेगा। तो देख रहे हैं थोड़ा सा वीडियो लंबा होते जा रहा है, तो आगे यानी कि नेक्स्ट जो हम ब्रेसेस है, CLR, SCR फंक्शन, Cout, गेट CH फंक्शन, ब्रेसेस क्लोज, सेमीकोलन, इन सभी के बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज हम लोग सीखे हैश इंक्लूड, हेडर फाइल, void और मेन। तो चलिए एक बार और समझ लेते हैं हम लोग। मेन फंक्शन के अंदर किसी भी फंक्शन को अगर हम यूज करना चाहते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हेडर फाइल। और हेडर फाइल का प्रयोग करने के लिए हम हैश इंक्लूड लिखते हैं।
दूसरा क्या था हमारा वॉइड। वॉइड एक तरह का कीवर्ड होता है और एक तरह का रिटर्न डाटा टाइप होता है जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। और मेन फंक्शन किसी भी प्रोग्राम को क्या करवाता है, रन करवाता है। तो यहां तक हम लोग समझे कि हैश इंक्लूड, हेडर फाइल, वॉइड और मेन फंक्शन क्या होता है। तो आगे हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।